हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब देख रहे थे घटना चक्र पूर्णावलोकन बुक, जो कि बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। तो वो आने वाले टीआरई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, तो उसको हम सब कंप्लीट कर रहे थे। उसमें आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पिछले वीडियो में कंप्लीट है। यदि वीडियो ना देखे हो तो देख लीजिएगा। चलिए, आज के नए टॉपिक में आपका स्वागत है। इसमें टॉपिक है मुस्लिम लीग का गठन। मुस्लिम लीग का गठन। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खान। पूछ रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो किसने किया था? नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। चलिए, इसके फैक्ट के बारे में बात करते हैं। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा बकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। विकल्प में इन तीनों नामों के रहने या इनमें से कोई दो नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन का वरीयता क्रम इस प्रकार रहेगा। यदि दोनों नाम दिए गए हों तो वरीयता के स्थान पर देखिए, पहले लिया जाएगा सलीमुल्लाह खान को, उसके बाद आगा खां को, मोहसिन उल मुल्क को तीसरे स्थान पर लिया जाता है। तो प्रस्तुत प्रश्न में चूंकि प्रथम दो नाम दिए गए हैं, अतः सलीमुल्लाह खान को प्रथम वरीयता देते हुए संस्थापक के रूप में चुना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? 1919 में, 1925 में, 1916 में, 1905 में। पूछ रहा है मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो कब किया गया था? 1916 में। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर वर्ष 1916 कांग्रेस अधिवेशन के दौरान हुआ था। इस समझौता और मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचक मुद्दे को कांग्रेस द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? 1906 में, 1913 में, 1939 में, 1946 में। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकारा? तो कब स्वीकारा था? 1913 को। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट के उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने वर्ष 1913 में अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया तो कब किया? 1916 ईस्वी से, 1919 ईस्वी से, 1924 ईस्वी से, 1925 ईस्वी से। तो इनमें से कोई नहीं है क्योंकि इसमें विकल्प ई दिया गया है। तो फैक्ट देख लीजिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे।
वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित किए होते थे। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी को माना है, जो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग, संयुक्त निर्वाचक वर्ग, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो किसकी प्रार्थना की थी? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग के लिए। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालिक वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आगा खान ने, नवाब सलीमुल्लाह ने, लियाकत अली खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष 1905 में, 1917 में, 1940 में, 1946 में। पूछ रहा क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष 1940 में। फ्रेंड, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके रखिएगा बटन को, क्योंकि इसमें सारी बुक जो दिया गया है सिलेबस में, मतलब सब्जेक्ट जो ऑल सब्जेक्ट है सब कंप्लीट कराया जाएगा, चाहे वो एशियन हिस्ट्री हो, मॉडर्न हो या मिडवल हिस्ट्री हो। हिस्ट्री में सब कंप्लीट कराया जाएगा, जियोग्राफी भी, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब, और बिहार स्पेशल, जो कि बुक में जितना कुछ दिया गया है पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जो भी वीडियो यहाँ से पड़ेगा आप तक के पहुँचेगा, तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टीचिंग दर्पण को। तो चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका आधार यह था कि ऐसा कोई संविधान मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। अगला क्वेश्चन देखिए। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुक्ति दिवस वाला। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939, 17 अक्टूबर 1939, 22 दिसंबर 1940, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को।
मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह किसने लिखा? हर्बर्ट रिसले, लॉर्ड लिटन, डब्ल्यू हंटर, एच.एन. बेल्सफोर्ड। तो किसने लिखा था? डब्ल्यू हंटर ने लिखा था। डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान्स में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। मार्ले मिंटो सुधार, अगला टॉपिक है मार्ले मिंटो सुधार। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया गया? इसमें पहला विकल्प देखिए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1833, ईस्ट इंडिया अधिनियम 1784, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसमें विकल्प डी सही है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? मोहम्मद जिन्ना को, लॉर्ड माउंटबेटन को, लॉर्ड मिंटो को, लियाकत अली खान को। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड मिंटो को। राजेंद्र प्रसाद द्वारा पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना गया। धातव्य है कि मिंटो द्वारा 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों में प्रस्तुत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ने सांप्रदायिकता को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया, जिसकी परिणति अंततः विभाजन में हुई। दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? 1912 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? तो 1912 ईस्वी में, जब दिल्ली दरबार भराया था और उसमें जॉर्ज पंचम और मैडम मैरी आए थे। चलिए फैक्ट देखते हैं। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली में ही दिसंबर 1911 में सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द करके साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1905 को, 1912 में, 1936, 1946। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1912 को। अच्छा ये बताइए, बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया, साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। यह विभाजन वर्ष 1912 से लागू हुआ। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया। पूछा जाता है उड़ीसा कब अलग हुआ? तो 1 अप्रैल 1936 को। इसको ध्यान रखिएगा।
अगला देखिए क्वेश्चन, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? तो 1912, 1936, 1947, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग हुआ था? तो 1912 में। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। यह विभाजन वर्ष 1912 से लागू हुआ। अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया। अगला टॉपिक है फ्रेंड, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के लिए नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? विकल्प देखिए, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, संपूर्णानंद सिन्हा। तो किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 लखनऊ अधिवेशन में बिहार में नील उगाने वाले का प्रश्न चंपारण के कृषक राजकुमार शुक्ल ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने ही गांधी जी से भेंट कर उनसे चंपारण आने का आग्रह किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? कलकत्ता 1911, पटना 1912, रामगढ़ 1940, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कोई विकल्प सही नहीं है क्योंकि वो था लखनऊ अधिवेशन 1916 का। चलिए फैक्ट देख लीजिए, वर्ष 1916 में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल, चंपारण के किसान के प्रतिनिधि ने चंपारण की समस्या के लेकर गांधी जी से मुलाकात की तथा गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किया था। शुक्ल जी के अनुरोध पर गांधी जी ने 1917 के चंपारण आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। फ्रेंड, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट कराया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा जिससे हमें पता चले कि आप लोग को क्या चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पहले कराया जाए और उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट बाद में कराया जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लखनऊ समझौता हुआ था 1915 में, 1916 में, 1917 में, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो लखनऊ समझौता आप सब जानते हैं 1916 में हुआ था। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। इसके अतिरिक्त कांग्रेस गरम दल एवं नरम दल के मध्य भी समझौता हुआ था। अगला टॉपिक है फ्रेंड, होम रूल आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर और टी.एस. अलकाट। तो इसमें टी.एल. अलकाट नहीं थे और ये सभी जो है होम रूल से संबंधित थे। चलिए फैक्ट देखते हैं, टी.एस. अलकाट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंध थे। तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग का आरंभ किया एवं सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से संबंधित थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तिलक ने और एनी बेसेंट ने दोनों ने, साल तो वही था 1916 का ही, लेकिन इसमें महीना अलग है।
मतलब मंथ जो है इसमें अलग है। तिलक ने अप्रैल 1916 में किया था और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में किया था। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन देखिए, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, जीएस खापड़े, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें सिर्फ एक ही नाम दिया है, एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट हो जाएगा। वर्ष 1915 में होम रूल लीग प्रारंभ करने का विचार सर्वप्रथम एनी बेसेंट द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा अपनी होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? पहला विकल्प है कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। दूसरा विकल्प है 1920 का बम्बई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन। आगे देखिए, 1918 में होने वाला प्रथम एयूपी किसान सभा। 1938 में नागपुर का संयुक्त एआईटीयूसी और एनएफटीयू सभा। तो इसमें विकल्प ए सही हो जाएगा। कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। उन्नीस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तिलक के समर्थकों ने तो परंपरा ही बना दी, जिस पर कांग्रेस बहुत वर्षों तक टिकी रही। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया तो कुछ ने होम रूल स्पेशल कहा। अरुडेल ने लीग के हर सदस्य को कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बनने का हर संभव कोशिश करे। अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद उसी पंडाल में दोनों होम रूल लीगों की बैठक हुई, जिसमें लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस लीग समझौते की सराहना की गई। तिलक तथा एनी बेसेंट ने बैठक को संबोधित किया। अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चंपारण चरण का आरंभ का घोतक था, क्योंकि विकल्प पहला देखिए, इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया। अगला है, आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया। अगला विकल्प है, हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया। इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। तो इसमें विकल्प ए सही हो जाएगा। इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलका एवं एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ लगभग एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए, जैसे गोरों द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी, यह कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया में। अगला टॉपिक है फ्रेंड, गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। पहला क्वेश्चन इसमें है, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए
कब अभियोग चलाया गया था? 1916, 1917, 1918, 1919 में। तो कब चलाया गया था? 1917 में चलाया गया था। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में किया। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि किसने महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को दी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीट होकर आया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो कश्मीर के शेख अब्दुल्ला, बंगाल के तितुमीर, बिहार के इमाम, गुजरात के दादा अब्दुल्ला। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो वो थे गुजरात के दादा अब्दुल्ला। 1892 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी के सामने मुकदमे को देखने का प्रस्ताव रखा, जिसे गांधी जी ने स्वीकार किया तथा 1893 ईस्वी में वो दक्षिण अफ्रीका गए। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारे लाल, वल्लभ भाई पटेल। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो कौन थे? प्यारे लाल थे। नोआखाली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सा थी। प्यारे लाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, रौलेट सत्याग्रह। तो कौन था? चंपारण का आंदोलन था। चंपारण आंदोलन 1917 भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। 19वीं सदी के आरंभ में बिहार के चंपारण में प्रचलित तीन कठिया पद्धति के विरोध स्वरूप इस सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी ने इसका प्रयोग 1918 में अहमदाबाद की काटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर छिड़े विवाद में हस्तक्षेप कर किया। वर्ष 1918 में ही गुजरात के खेड़ा में किसानों की नष्ट हुई फसलों के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान में छूट न देने के कारण महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किया था। ध्यातव्य है कि महात्मा गांधी रौलेट सत्याग्रह का प्रारंभ वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रौलेट एक्ट के विरोध स्वरूप किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, गांधी जी का चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? राजकुमार शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कृष्ण सहाय। तो आप जानते ही हैं कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा।
दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया। वर्ष 1916 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। चंपारण का मामला बहुत पुराना था। 19वीं सदी के समाप्त होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों ने बाजार में नील का स्थान ले लिया। फलस्वरूप चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए विवश हो गए। किसान भी नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैरकानूनी करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंघा, आचार्य कृपलानी, राजकुमार शुक्ल। तो आप जानते हैं किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? तो चंपारण सत्याग्रह, दांडी यात्रा, नंगा साधु, नेकेड फकीर कहे जाने पर, बारदोली सत्याग्रह। तो आप लोग जानते हैं किसमें प्रसिद्धि मिली थी? चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? 1917 में। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, रौलेट एक्ट। तो आप जानते हैं कौन था? चंपारण था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण, वैयक्तिक। तो आप जान रहे हैं ना कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर का रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर हो गया है चंपारण। पहला सत्याग्रह चंपारण का था। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों को शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? ये भी देखिए फिर रिपीट हुआ है। बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंघा। तो किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? ब्रजकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, सुखराम गणेश। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने अनुग्रह किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? यशयन सिन्हा, राजकुमार शुक्ल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने लिया था? राजकुमार शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया? जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। स्कूल टीचर हेडमास्टर 10/12/2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, कभी भी ये रिपीट होकर आ सकता है। तो इसमें किसको राजी किए थे? महात्मा गांधी को राजी किए थे, तो इसलिए इसमें विकल्प में कोई नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस कॉलेज में महात्मा गांधी ने पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट,
गुजरात कॉलेज अहमदाबाद। तो इसमें विकल्प ए सही हो जाएगा। श्यामल दास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। अगला विकल्प देख लीजिएगा, बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें का विकल्प ए सही हो जाएगा। फैक्ट देख लीजिए, महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित आर्फ्लेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामलदास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि मतलब लॉ की पढ़ाई पूरी की। फ्रेंड, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया? पटना, गया, मधुबनी, चंपारण। तो आपको पता ही है कहाँ पर किया गया था पहला आंदोलन? चंपारण में। कब? 1917 में। बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह सर्वप्रथम घटना है। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20वें भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग समझिए, 3 कठिया अगर पूछा जाए पद्धति कौन सा है, तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जमीन में नील की खेती उगानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? भू राजस्व, नकदी फसल, ब्रिटिश सरकार की कृषि, भू अनुदान। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो नकदी फसल। नकदी फसल किसे कहते हैं? जिस फसल को हम काटने के बाद बेचते हैं उसे नकदी फसल कहते हैं, जिससे पैसे की वसूली होती है। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। चंपारण आंदोलन 1917 मुख्य रूप से नकदी फसल के विरोध स्वरूप प्रारंभ किया गया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी सरकार ने बिहार के चंपारण में 3 कठिया व्यवस्था लागू कर दी थी। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक किसान को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी व्यवस्था के विरोधा स्वरूप महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, जिसके फलस्वरूप चंपारण कृषि अधिनियम 1918 बनाकर इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फ्रेंड, यदि पिछला वीडियो ना देखे हो तो देख लीजिएगा, उसमें बहुत से टॉपिक कंप्लीट कराया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया, क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया और मार्शल लॉ लगाया, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। अगला विकल्प है चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। तो इसमें विकल्प सी हो जाएगा, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। इसका प्रश्न फिर देख लीजिए। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो कौन सा कदम उठाया था? चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने चंपारण की कृषि स्थितियों की जांच करने के लिए जांच समिति नियुक्त किया। गांधी जी को
इस समिति के एक सदस्य के रूप में चुना गया। जांच समिति की सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई। अगला है, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया चंपारण आंदोलन से, खेरा आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, रौलट एक्ट आंदोलन से। तो आप जानते ही हैं चंपारण का पहला आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने पहली बार प्रवेश किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? खेड़ा, चंपारण, बारदोली, बारोडो। तो इसमें कौन सा होगा? चंपारण होगा 1917 में। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? इराजेदारी, तीनकठिया, जैन मिस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किससे जुड़ा था? 3 कठिया से, मतलब 20 कट्ठा में से 3 कट्ठे पर नील की खेती उगाना था। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 1/10, 1/3, 3/20, 3/25। तो आप लोग जानते ही हैं 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर नील की खेती उगाना था। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? चंपारण, छपरा, बेतिया, पटना। तो कहाँ पर किया था? चंपारण में किया था। कब? 1917 में। अगला क्वेश्चन देखिए, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, बाबा रामचंद्र, राम सिंह। तो कौन थे? बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा नहीं, महात्मा गांधी थे। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। बिरसा मुंडा तो झारखंड से संबंधित थे। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? JD बिरला, जमनालाल बजाज, JRD टाटा, बलचंद हीराचंद। तो कौन थे? जमनालाल बजाज थे। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? तो कौन थे वो? जमनालाल बजाज थे। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगी में से थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे। वे वर्ष 1923 में नागपुर झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, वह था कौन था? मीर बकवलवाल, मुजफ्फर अहमद, बटक मियाँ। इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे? बटक मियाँ थे। चंपारण सत्याग्रह के समय नील बगान के प्रबंधक डार्विन ने गांधी जी को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था। डार्विन ने अपने रसोइयों बटक मियाँ को गांधी जी को जहरीला दूध परोसने के लिए कहा था। बटक मियाँ ने अपने मालिक की आज्ञा का पालन किया, लेकिन साथ ही गांधी जी को दूध की सच्चाई भी बताई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस घटना के गवाह थे।
अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई? रविंद्र पाठक, बतक मियाँ, हामिद अंसारी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने जान बचाई थी? बतक मियाँ ने बचाई थी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? रौलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, अहमदाबाद हड़ताल। तो किसमें किया था भूख हड़ताल? अहमदाबाद मिल हड़ताल में किया था, प्लेग बोनस के लिए। अहमदाबाद मिल हड़ताल वर्ष 1917-18 के दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल 3 दिन को हथियार के रूप में प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वाइकोम सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। तो किसमें नहीं भाग लिए थे? वाइकोम सत्याग्रह में भाग नहीं लिए थे। वाइकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे? रेवरंड थॉमस मूर, एजो हुम, रेवरंड चार्ली एंड्रूज, विलियम वावेल। तो कौन थे? रेवरंड चार्ली एंड्रूज थे। आगे देखिए, चार्ल्स एंड्रूज, दीनबंधु एंड्रूज सेंट स्टेफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स आश्रम में गांधी जी के साथ रहे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतरता चिंता को देखते हुए दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रूज 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह गांधी जी के साथ लंदन गए। अगला क्वेश्चन देखिए, 1917-18 में अहमदाबाद मिल में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? कृषक वर्ग, औद्योगिक कर्मी, जनता, मजदूर। तो किसने हिस्सा लिया था? औद्योगिक कर्मी ने हिस्सा लिया था। अगला देखिए, चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल के मिल मालिक और मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस के लेकर था। प्लेग बोनस का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने इसकी बात मान ली। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इस विकल्प में है ही नहीं है। चलिए
फैक्ट देखते हैं। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे। भारत आने पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जगजीवन राम, महात्मा गांधी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी द्वारा ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की गई। पहले इस संगठन का नाम अस्पृश्यता निवारण संघ था। वर्ष 1933 में इसका नाम परिवर्तित करके ऑल इंडिया हरिजन संघ कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। तो किसने प्राप्त की थी? महात्मा गांधी ने। प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें यह उम्मीद थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वशासन का अधिकार प्रदान करेगी। इसी सहयोग के कारण उन्हें ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। तो किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। सर्वोदय संस्कृत के दो शब्द सर्व जिसका अर्थ है सबका तथा उदय जिसका अर्थ है उत्थान से मिलकर बना है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। वर्ष 1908 में जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट के अनुवाद में इसका प्रयोग किया गया है। इसका उद्देश्य सभी के अंदर स्वाधीनता और समानता की भावना का विकास करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, चंपारण आंदोलन के कौन से संबंधित नहीं थे? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंघा, जे.वी. कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। तो कौन संबंधित नहीं थे? जयप्रकाश नारायण। चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी का साथ राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंघा, जे.बी. कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख आदि ने दिया था। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ईस्वी सन 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? जे.बी. कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन संबंधित नहीं है? राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। अगला देखिए, किसान आंदोलन एवं विकास सभा। ये टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। टीचिंग दर्पण को सर्च कीजिएगा तो उसमें सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे, चाहे वो आधुनिक भारत का इतिहास हो और ये बोल रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, वो सभी टॉपिक इसमें कंप्लीट किया गया है पिछले वीडियो में, तो देख लीजिएगा फ्रेंड। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।